मित्राणी, आशा है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अक्सर बच्चे और उनके माता पिता यह कहते मिलते हैं कि संस्कृत बहुत मधुर भाषा है, संस्कृत देव भाषा है, इसलिए संस्कृत सीखने की इच्छा तो बहुत है पर कठिन लगता है। मेरे कई पूर्व विद्यार्थियों ने भी यह इच्छा जताई कि उन्हें संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें कठिन लगने की वजह से वे चाह कर भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही सरल और ट्रिक्स से भरपूर सीरीज लेकर आई हूँ और उसी कड़ी में आज यह पहला वीडियो होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में बैठे बिना किसी की मदद के संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सरल संस्कृत अनुवाद कहने का तात्पर्य है कि कैसे सरल से सरलतम रूप से हम संस्कृत में अनुवाद सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर भाषा की एक प्रकृति होती है और भाषा का व्याकरण होता है। संस्कृत का जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वह अन्य भाषाओं की तरह नहीं है। यह अंग्रेजी से और हिंदी से बिल्कुल अलग है। कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा अलग भी है। तो इसके लिए अगर आप अनुवाद सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप अनुवाद में माहिर हो जाएं, तो आपको कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। तो जैसे कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जब हम पुल्लिंग कहते हैं तो पुल्लिंग से आपको पता ही है नर जाति का बोध होता है, मेल का, और स्त्रीलिंग फीमेल का, और नपुंसकलिंग जो ये दोनों नहीं है, इन दोनों श्रेणियों को छोड़कर जो है। और नपुंसकलिंग की श्रेणी में वैसे भी नाम आते हैं जो स्वतः चल नहीं सकते, स्वतः यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, उन्हें किसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे पुल्लिंग का एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे बालकः किसी व्यक्ति का नाम हो और जो पुरुष हो, रामः, मोहनः, राकेशः, कमलः, ऐसे नाम हो सकते हैं। स्त्रीलिंग में बालिका हो जाएगी, लड़की है तो बालिका, रमा, सीता, राधा, तो ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। और नपुंसकलिंग में जैसे फलम, पुस्तकम, इस तरह के शब्द आ जाएंगे। अब 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जनरली आप देखेंगे कि कई बार सिंगुलर और प्लूरल 2 ही चीज होता है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन यहाँ पर एक द्विवचन का भी ऑप्शन है। तो एक वचन जैसे कोई शब्द होता है, जैसे बालकः एक वचन है, तो द्विवचन में वो बालकौ होता है, एक बालक, और द्विवचन में बालकौ 2 बालक, और बहुवचन में कई बालक, 2 से ज्यादा बालक। इसी प्रकार 3 पुरुष होते हैं। यहाँ पुरुष से मतलब करता है, जो सर्वनाम या संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। इसको विस्तार से हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। और 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन भी होता है, लेकिन उसका काम क्या है और वो कहाँ प्रयोग होता है उसको हम आगे विस्तार से सीखेंगे। शब्द रूप से मतलब होता है वे शब्द जो आपको सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करना है वाक्य बनाने के लिए, जो किसी भी कार्य को करने वाला है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। जैसे कि बालकः, बालिका, फलम, अस्मद, युष्मद इत्यादि। तो ये सब जो शब्द हैं वो आपको ये शब्द रूप कहलाते हैं संस्कृत में। और धातु रूप का मतलब है क्रिया, जिसे आप हिंदी में क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको वर्ब कहते हैं, वो यहाँ पर धातु रूप कहलाता है। जैसे कि पठ, लिख, खाद, गम, हस, वध इत्यादि। लेकिन मजे की बात यहाँ यह है कि यहाँ जितने भी धातु रूप हैं, मतलब जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब अपने आप में अपूर्ण हैं, वह पूरी तरह से संपूर्ण शब्द नहीं है। इसमें कुछ प्रत्यय लगते हैं, लेकिन कौन से वचन में या कौन से पुरुष में प्रत्यय लगेगा, इसका भी एक सूत्र है, एक ट्रिक है, जिसको हम आगे सीखेंगे। और वैसे तो 10 लकार हैं वैदिक व्याकरण में, लेकिन फिलहाल अभी सीखने के लिए 5 लकार अगर इंसान सीख ले तो काफ़ी है। तो ये लट लकार है, जिससे कि प्रेजेंट टेंस का बोध होता है, जो वर्तमान में अभी हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये अभी वर्तमान काल में हो रहा है। अभी जो हो रहा है इस समय में, उसको लट लकार की श्रेणी में रखते हैं। लंग लकार मतलब जो बीत चुका, भूतकाल, पास्ट टेंस, जो हो गया है। कल आपने कुछ कर लिया, मैंने कल एक वीडियो बनाया, कल आप कहीं घूम कर आए, तो ये लंग लकार में होगा। और लिट लकार मतलब जो भविष्यत काल है, जो फ्यूचर में आप करेंगे, जो मैं फ्यूचर में करने वाली हूँ, तो वो हो जाता है
लट लकार। और लोट लकार मतलब जब हम किसी को आदेश देते हैं या प्रार्थना करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, तो वह बोलने के लिए जब हम उस क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसको लोट लकार की श्रेणी में रखते हैं। और विधि लिंग का मतलब है कि आपकी अच्छी भावना, आपकी इच्छा करना, वो चाहिए के अर्थ में होता है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो अच्छा है, ऐसी सोच जब हम रखते हैं या ऐसे वाक्य जब हम बनाने का प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए विधि लिंग लकार की श्रेणी में उन शब्दों को रखा जाता है। इन सभी लकारों के भी सूत्र अलग अलग हैं, प्रत्यय अलग अलग हैं, तो कहाँ क्या होगा वो हम लकार वाइज देखेंगे। एक एक लकार का अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसको हम देखेंगे। और इस सीरीज़ के कई वीडियोज होंगे, लेकिन पहला वीडियो आज का है, तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बीच बीच में पॉज करके बेशक देखें, लेकिन ध्यान से देखें और थोड़ा सा जो सामान्य परिचय है संस्कृत अनुवाद के लिए उसको साथ ही साथ समझते चलें। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप सामान्य वाक्यों के, सरल वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करने में अवश्य सक्षम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि हमने इनको 4 टेबल में बांटने की कोशिश की है, और वो इसलिए कि अगर हम कोई वाक्य देखते हैं तो हमें समझ कैसे आएगा कि यह किस पुरुष का शब्द है, कौन से वचन का शब्द है, कौन से धातु हमने चुने। और धातु में मान लीजिए अगर पठ धातु है तो पठ में हमने अति, पठती वह कैसे बना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर लट लकार के शब्द लिए हैं। लट लकार में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक वचन में कौन से प्रत्यय होंगे, द्विवचन में कौन से प्रत्यय होंगे और बहुवचन में कौन से प्रत्यय होंगे, उसको हम देखेंगे। तो प्रथम पुरुष, जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता देती हूँ, प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति आते हैं। वैसे सामान्य या परंपरागत रूप से आप कह सकते हैं कि इसको ती, तह, अंति भी लोग बोलते हैं और सी, थह, थ भी बोलते हैं, आमी, आवह, आमह भी बोलते हैं। लेकिन जैसा कि बच्चे शुरुआत में जब शब्द बनाना सीखते हैं, वर्णों को विच्छेद करना सीखते हैं या वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखते हैं, तो वे ऐसे ही सीखते हैं। जैसे कि अगर क हलंत जोड़ अ क बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ठ में हलंत है, पठ जोड़, यहाँ आप देखेंगे कि ठ में हलंत है, तो पठ जोड़ अति अगर लिखते हैं तो बच्चों को बिल्कुल क्लियरली यह समझ में आएगा कि पठ हलंत था और उसमें अ होने से पठ पूरा हो गया और ती लग गया, इसीलिए मैंने अति, अतः, अंति और असी, अथः, अथ लिखा है। तो आप इसको इस तरीके से समझें। अब थोड़ा सा मैं ये पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है यह समझा देती हूँ। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष को देखते हैं। यहाँ बहुत मज़ेदार बात है कि संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है वह अंग्रेजी में थर्ड पर्सन होता है ना, जैसे ही, शी, इट और प्लूरल में दे होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक वचन में सह होता है, द्विवचन में तव होता है और बहुवचन में ते होता है। सह माने वह, तव माने वे दोनों और ते माने वे सब, प्लूरल में ते हो गया बहुवचन में। और मध्यम पुरुष इंग्लिश में भी वो सेकंड पर्सन होता है और यहाँ मध्यम पुरुष यहाँ भी बीच में होता है, तो ये हो गया तुम, तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष ये हो गया फर्स्ट पर्सन, वहाँ फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पर ये प्रथम पुरुष नहीं होकर के उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष का आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं कि अहम उत्तमम, हमेशा अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं कि मैं उत्तम हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। और आवाम मने हम दोनों और वयम मने हम सब। एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ, इसको एक और ट्रिक से समझा जा सकता है कि उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलता है ना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं जब भी हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं या हम होंगे तो वो उत्तम पुरुष होगा, बोलने वाला, करने वाला, है ना। और जो सामने होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जो कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे आप हैं अभी एज एन ऑडियंस, आप हैं, तो आप हो जाएंगे सेकेंड पर्सन, है ना। और जब आप किसी से बोल रहे होंगे तो आप हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, मतलब कि उत्तम पुरुष, और वे हो जाएंगे आपके लिए मध्यम पुरुष। और अब रहा कि प्रथम पुरुष हम कैसे याद रखें, तो जिसके बारे में बात होती है। जैसे अभी हम कोई वाक्य बनाएंगे, जैसे यहीं पर हमने लिखा सह पठती, वह पढ़ता है, तो हम डायरेक्ट उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिखेंगे सह पठती। और अगर वो 2 लोग होंगे, 2 लोग कहीं पढ़ रहे हैं, तो तव पठतः। अगर हम बालक के बारे में लिखेंगे, एक बालक पढ़ रहा होगा तो बालकः पठति। लेकिन अगर 2 बालक पढ़ रहे होंगे तो हम लिखेंगे तव पठतः। फिर अगर बहुत से बालक पढ़ रहे होंगे, जैसे कक्षा में होता है, तो ते पठन्ति।
इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग होता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत अच्छा रहता है कि जो पुरुष की क्लैरिटी अगर आपके अंदर हो कि कौन सा प्रथम पुरुष में आएगा, कौन सा मध्यम पुरुष में आएगा और कौन सा उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएगा। अब रही बात, जैसे कई बार होता है अगर अहम मतलब अपने लिए कोई वाक्य बोलना चाहते हैं तो हम अहम पठामी ही लिखें। कई बार बच्चे गलती से अहम पठती बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र के हिसाब से हम देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी होता है और द्विवचन में आवह होता है और बहुवचन में आमह होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अहम के साथ आमी जा रहा है, आवाम के साथ आवह जा रहा है, वयम के साथ आमह जा रहा है। तो जिसके साथ जो जा रहा है हमें वही जोड़ने, शुरुआत से हमें वही जोड़ना चाहिए और उसी को याद रखना चाहिए। ऐसा अगर हम शुरू से सीखेंगे और टेबल के माध्यम से सीखेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कुछ ही दिनों में अगर आप इसका रेगुलर प्रयास करेंगे, नियमित अगर इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में ऐसे सरल वाक्य बनाने लग जाएंगे और फिर आपको बहुत इंटरेस्ट इसमें जगेगा। क्योंकि जब कोई काम आपसे होने लगता है, जब थोड़ी सफलता मिलती है तो हमें वह काम को करने में और मज़ा आता है और यही फैक्ट है। तो यहाँ भी वही बात आती है। अब इन तीनों टेबल को देखते हुए, इधर जो आपके धातु रूप के टेबल बने हुए हैं ब्लू टेबल, और इधर ये पुरुष और उसके साथ लगने वाले शब्द, और इधर जो है प्रत्यय, लट लकार के कौन से प्रत्यय होते हैं और धातु के साथ लगकर वो एक नया शब्द बनाते हैं जो कि एक संपूर्ण शब्द होता है उस क्रिया को जताने के लिए। जैसे पढ़ता है तो पठती, पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं तो पठतः और कई पढ़ते हैं तो पठंती। तो ऐसे बनाने के लिए ये टेबल। और फिर यहाँ पर अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं एट अ ग्लेंस कि जैसे यहाँ देखिए प्रथम पुरुष का सह हमने लिया तो सह के साथ हमने पठ धातु अगर लिया तो पठ के साथ अति लगाया तो सह पठती, यह बन गया। इसी प्रकार तौ हमने द्विवचन से लिया तो तौ यहाँ का भी द्विवचन लेंगे अतः, तो तौ पठतः हो गया। इसी प्रकार अगर हम बहुवचन का यहाँ ते लेंगे तो हम इधर बहुवचन से अंति लेंगे तो और पठ धातु के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा ते पठन। तो आइए अब मध्यम पुरुष में देखते हैं कि कैसे वाक्य बनते हैं। तो पहले जैसे हमने मध्यम पुरुष एक वचन का कोई सब्जेक्ट चुनना है, कर्ता चुनना है, तो जैसे हमने तुम लिया, तुम ही होता है ना मध्यम पुरुष एक वचन का। तो उसके साथ अब अगर हमने लिया पठ धातु तो पठ के साथ हम क्या लगाएंगे, असी लगाएंगे। तो पठ जोड़ असी क्या बनेगा, पठसी बनेगा। तो यहाँ पर क्या बना, त्वम पठसी बन गया। अब द्विवचन में इसको हम क्या लेंगे, यहाँ से वो युवाम लेंगे तो फिर हम पठ के साथ अथ लगाएंगे तो युवाम पठथ हो गया। उसके बाद इसी तरह अगर हम यूयम के साथ बनाएंगे तो यूयम फिर पठ जोड़ अथ यानी कि पठथ, तो यूयम पठथ बनेगा। इस प्रकार से काफी आसान हो जाता है अगर टेबल की सहायता से हम बनाएं तो। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष, जैसे कि उत्तम पुरुष में जो लट लकार का प्रत्यय होता है वो आमी आवह आमह होता है। यहाँ पर आमी आवह आमह, और यहाँ पर उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वो अहम होता है, जो कि मैं होता है अहम, फिर आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो वाक्य बनाने के लिए अगर हम उत्तम पुरुष एक वचन से शब्द लेंगे तो यहाँ फिर से उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लेंगे तो ऐसे बनाएंगे, अहम पठामी, फिर आवाम पठावह, फिर वयम पठामह। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे अहम के साथ पठती लिख देते हैं। तो अब इस टेबल को देखकर, अब इसको समझकर अब क्या होगा कि हमें यह याद कर लेना है कि अहम जब भी प्रयोग करेंगे और अगर हम वह वर्तमान काल के शब्द को बोलेंगे या वर्तमान काल में कोई सेंटेंस बनाएंगे, कोई वाक्य बनाएंगे, तो उसके साथ हम आमी का ही प्रयोग करेंगे। तीतः अंति बिल्कुल नहीं यूज करेंगे और उसी प्रकार सीथा था भी नहीं करेंगे। अगर अहम है तो हम पठामी बोलेंगे, लिखामी बोलेंगे, गायामी बोलेंगे, खादामी बोलेंगे, वदामी बोलेंगे, चलामी। कोई भी शब्द होगा, कोई भी धातु होगी तो उसके साथ हम आमी शब्द लगाएंगे। और जब हम दो लोगों की बात करेंगे, हम दोनों की बात, अगर हमारे साथ कोई और एक होगा तो उसके लिए आवह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पठावह, वदावह, है ना, चलावह, कुर्दावह। और फिर जब बहुत सारे लोग होंगे तब फिर बात करेंगे आमह, जैसे वयम पठामह, वयम चलामह, वयम वदामह। तो इस तरह से सरल सरल वाक्यों को आप बनाने सीख गए होंगे। अब हमने
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों के कर्ताओं के साथ हमने धातु रूप लगाकर यानी कि क्रिया लगाकर सरल सरल वाक्य बनाना सीख लिया। अब आइए देखते हैं आगे कुछ और डिफरेंट तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और वाक्य बनाते हैं और उसमें भी हमें बेहद मजा आने वाला है। एक वाक्य लिया है, मोहन जाता है। मोहन जाता है, तो जैसा कि हमें पता ही है मोहन जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जैसे यहाँ बालकः है, यहाँ मोहन है। तो मैंने जानबूझकर यहाँ बालकः और मोहन यह दिखाने के लिए कि कैसे अकारांत शब्द होते हैं। मैंने पहले जैसे बताया 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग के अगर इस तरह के अकारांत कहने का मतलब है जिसका अंत अ से हो, जिसका अंत अ से हो। स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उसका अंत आ से होता है, ई से भी होता है, लेकिन आकारांत बोलेंगे तो आ से। जैसे बालिका, रमा, सीता, राधा। लक्ष्मी होगी तो ई कारांत होगा, नदी होगी तो ई कारांत होगा। लेकिन यहाँ जब हम अकारांत बोलते हैं, मतलब जैसे कि बालकः, मोहनः, कमलः, अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब भी हम बनाएंगे तो जैसे यहाँ बालकः उदाहरण के लिए मैंने रखा है, लेकिन यहाँ मोहन जाता है ले लिया है। तो मोहन जाता है अंग्रेजी में मोहन गोज। इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? ये अंग्रेजी में अगर आप समझ रहे हैं कि मोहन सब्जेक्ट है और गोज वर्ब है, क्रिया है, तो यहाँ मोहन शब्द रूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है वही शब्द रूप है। मोहनः गच्छति, और गच्छ जोड़ अति बन के गच्छति कैसे हुआ यह पहले ही हम समझ चुके हैं, तो इसको फिर से समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ धातु बदल गई है, क्रिया बदल गई है, कहीं पठती है, कहीं लिखती है, यहाँ गच्छति है। गच्छ माने जाना, गच्छ। एक और खास बात है कि यहाँ टेबल में आप देखेंगे कुछ बॉक्सेस को मैंने पीले रंग से हाईलाइट कर दिया है। वह यह समझने के लिए है कि हमने कर्ता प्रथम पुरुष का लिया है और एक वचन का है। तो लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगता है? अति लगता है। और इधर हमने क्या शब्द लिया है? बालकः लिया है। तो जैसे वहां पर सह होता है ना, तो वह तो सर्वनाम पद है सह। जैसे मोहन के बदले आ गया तो सह, बालक के बदले आ गया तो सह। तो यहाँ पर हमने मूल कर्ता लिया है, जैसे मोहनः बालकः, बालकः की जगह पर मोहनः लिया है। अब हमने वाक्य को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए और यह समझने के लिए कि जैसे कि दूसरी भाषाओं में, खासकर अंग्रेजी में, जैसे आप देखेंगे अगर सवाल होता है कि मोहन कहाँ जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शब्दों के स्थान बदल जाते हैं। वेयर डज मोहन गो, ऐसे है ना। जो बीच का जो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो शुरू में ही आ जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में आप देखेंगे कि मोहन कहाँ जाता है, सवाल बीच में है, कहाँ, सवाल जो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, वो बीच में है। और इधर लिखने के लिए हमने मोहन करता है और क्रिया पूछा गया है कि जाता है। तो जब उत्तर हम लिखते हैं तब भी पहले प्रश्न भी लिखते हैं तो वैसे ही होता है, मोहनः कुत्र गच्छति बीच में होता है। और जब हम उत्तर देते हैं तब भी वह बीच में ही फिट होता है। जैसे शुरू में मोहनः है और अंत में गच्छति है, तो जो कुत्र बीच में था तो बीच में ही विद्यालयम लिख करके मोहनः विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बनता है और बच्चे कई बार यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, जैसे विद्यालयः लिख देते हैं। तो यहाँ समझने के लिए अगर आपको कारक थोड़ा सा ध्यान हो, कारक अगर थोड़ा सा आप याद कर सकें, तो विद्यालयम मतलब क्या, यहाँ किस, बालकम है ना, द्वितीय एक वचन है, तो विद्यालयम भी द्वितीय एक वचन होगा। तो कारक कैसे होता है? कर्ता ने कर्म को होता है ना। तो यहाँ पर विद्यालय ने नहीं जा रहा है, वो विद्यालय को जा रहा है, इसीलिए द्वितीय एक वचन लगेगा। मोहनः जो करता है वो ऑलरेडी प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो है ही, वो है ही, प्रथम पुरुष है ही मोहनः, लेकिन वह विद्यालय को जा रहा है, विद्यालय ने नहीं जा रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे अगर कारक हमें याद रहे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो याद हो जाता है, तो फिर हमें वाक्य बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है और हम बहुत आसानी से वाक्य बना पाते हैं। तो इसीलिए मोहनः विद्यालयम गच्छति। और इसी प्रकार चूंकि हमने एक वचन और प्रथम पुरुष का लिया है, तो हमने इसको हाईलाइट करते हुए समझने के लिए काफ़ी आसान बना दिया है। आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने द्विवचन का शब्द लिया है ना। पुरुष वही है, प्रथम पुरुष ही है, लेकिन द्विवचन का शब्द लिया है। तो निश्चित सी बात है कि हम लट लकार का द्विवचन लेंगे। तो द्विवचन में जैसे बालकः का बालकौ होता है, उसी प्रकार मोहनः का मोहनौ होता है ना।
ये जानबूझकर हमें अलग शब्द रखना चाहिए टेबल से। इससे क्या होता है, हमें थोड़ी वैरायटी मिल जाती है, हमें बनाने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ जैसे बालकौ हमने लिखा हुआ है टेबल में, लेकिन हमने प्रयोग किया है मोहनौ। आप थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, देवौ बना सकते हैं, या कोई और नाम से बना सकते हैं, रामौ बना सकते हैं। तो यहाँ मोहनौ पठत मतलब 2 मोहन पढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया है कि मोहनौ किम पठतः, किम पठतः, बीच में किम शब्द दे दिया है। तो मोहनौ समाचार पत्रम पठतः। अब इस बार मैं यहाँ पर विस्तार में नहीं बताती हूँ कि समाचार पत्रम क्यों हुआ और पत्रः क्यों नहीं हुआ, मतलब कि उसमें विसर्ग क्यों नहीं लगा। तो इसको आप खुद समझिए, है ना, अभ्यास होते रहना चाहिए साथ में, तभी तो आप सीखेंगे। तो यहाँ मोहनौ समाचार पत्रम पठतः कि बना कि 2 मोहन समाचार पत्र पढ़ते हैं। 2 मोहन क्या पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र पढ़ते हैं। और हाईलाइटेड है बॉक्स, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ से शब्दों को लेकर कैसे वाक्य बनाया है। इसमें सिर्फ किम नया है, जो कि क्या, जिसका मतलब क्या होता है, किम मतलब क्या होता है। और ये ये बता दूं कि किम नपुंसकलिंग का शब्द होता है। तो ये आपको सीखते जाना है इसी तरह साथ के साथ। अब बहुवचन में इसका प्रयोग कैसा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः है, तो हम मोहन को लेकर के वाक्य बना रहे हैं, तो मोहनः, मोहनौ, मोहनाः आएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए देखते हैं, यस मोहनाः ही आया। तो मोहनाः के साथ हम क्या लेंगे, कौन सा, क्योंकि मोहनाः अगर बहुवचन का शब्द है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना। तो मोहनाः भी बहुवचन है, मोहना भी बहुवचन का शब्द है। तो जब कर्ता बहुवचन का होगा तो हमें क्रिया जो है धातु के साथ जो है वह भी अंति लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्रथम पुरुष अंति है ना, तो ये लेंगे। तो जब हम लिख के साथ अंति जोड़ेंगे तो लिखंती हो जाएगा, मोहनाः लिखंती। इसी प्रकार फिर से हमने एक प्रश्नवाचक शब्द ले लिया है, कुत्र जोड़ा है, मोहनाः कुत्र लिखन्ति। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिखे हैं कि मोहनाः लेखन पुस्तिकायाम लिखन्ति। अब बच्चे ये सवाल करते हैं, ये लेखन पुस्तिकायाम कहाँ से आया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो एक तो जो अकारांत अभी बालकः ये पुल्लिंग है, तो जैसे अभी मैंने बोला बालिका, पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, लेखन पुस्तिका, इस तरह के शब्द होते हैं ना, आ से जो अंत होते हैं ना, वो जनरली स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये लेखन पुस्तिका स्त्रीलिंग शब्द है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पुल्लिंग के शब्द रूप ऐसे चल रहे हैं, तो स्त्रीलिंग के शब्द रूप थोड़े अलग चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर बालिका का शब्द रूप होता तो यहाँ पर होता बालिका, बालिके, बालिकाः, है ना। तो उसमें जब हम सप्तमी विभक्ति में पहुंचते हैं तो सप्तमी एक वचन में बनता है बालिकायाम, रमायाम, सीतायाम, राधायाम। तो यहाँ पुस्तिकायाम, लेखन पुस्तिकायाम। अब है कि हमने सप्तमी का शब्द क्यों ले लिया, स्वाभाविक बात है, प्रश्न बनता है कि हमने द्वितीया का हम ले रहे थे तो सप्तमी का क्यों ले लिया। तो आपको तो मालूम है ये कारक के हिसाब से यहाँ पर शब्द लेने पड़ते हैं। अब क्या है, अगर आप इसको हिंदी में देखें तो क्या है, बहुत सारे मोहन जो है लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, तो लेखन पुस्तिका में लिख रहे हैं, मतलब नोटबुक में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं। तो मैं आ गया ना, तो मैं जो है कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। मैं, पे, पर, ऐसे ही तो होता है अधिकरण कारक, और अधिकरण सप्तमी विभक्ति में होता है। तो इसीलिए यहाँ पुस्तिका में लिख रहे हैं तो लेखन पुस्तिकायाम बन गया। तो बस इतना छोटा सा लॉजिक है, इतना आसान सा ट्रिक है, जिसको आप अगर याद रख सकें थोड़ा सा, तो कभी गलती होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है। और अगर थोड़ा सा हम प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें, थोड़ा सा हम टेबल को ऐसे कोहेरेंटली अपने माइंड में सेट कर लें, तो बहुत ही आसानी से इनको याद किया जा सकता है, रखा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो अभी आपने देखा कि प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, तीनों वचनों के कर्ता को हम किस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और उसी प्रकार लट लकार के जो प्रथम पुरुष में लगने वाले जो प्रत्यय हैं तीतः अंति, उसका भी प्रयोग हम कैसे धातु रूप के साथ लगाकर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है करना, अगर प्रयास किया जाए
पूरी ईमानदारी के साथ तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है यह सीखने में। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ने ठीक से इस वीडियो को समझ लिया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप किसी अन्य तरह के शब्द को लेकर के, जैसे मोहनः और बालकः को छोड़कर अन्य किसी अकारांत पुल्लिंग शब्द को लेकर के वाक्य को बनाने का प्रयास करें और जो धातु रूप मैंने यहाँ प्रयोग किए हैं उन धातु रूपों को छोड़कर किसी नए धातु रूप के साथ अभ्यास बनाने की कोशिश करें। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आप संस्कृत अनुवाद धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। धन्यवादः। पुनः मिलामः।